हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी चल रही है, जिसमें हमने शायद 4-5 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो अगले लेक्चर में आपका स्वागत है, जिसमें हमारा टॉपिक है तरंगदैर्ध्य के अधिकतम मान पर संयुग्मन का प्रभाव। ठीक है, तो जो कॉन्जुगेशन होता है उसका वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एक लाइन बोलूँ कि बढ़िया सी, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी ज़रूरी होता है। समझ गए? तो भाई सोचने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए और मेरे कंटेंट को हल्के में मत लीजिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सीधी बात, तरंगदैर्ध्य के अधिकतम मान पर संयुग्मन का प्रभाव। संयुग्मन क्या होता है? सबसे पहली बात, जहाँ डबल बॉन्ड कैसे होते हैं, अल्टरनेट ऑर्डर में होते हैं, एकांतर क्रम में होते हैं, उसको क्या कहते हैं? संयुग्मन कहते हैं, जहाँ डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में हो। ठीक है, तो देखो क्या पर इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले यही लाइन लिखेंगे कि संयुग्मन के बढ़ने पर, मैं हिंदी तो नहीं लिख सकता, इसमें वीडियो लंबा होगा वैसे ही, पर मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, ऐसे बना देंगे डिब्बा सा। संयुग्मन के बढ़ने पर तरंगदैर्ध्य का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है वो देखते हैं। देखो कैसे। पहला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एथीन का या एथिलीन का। एथीन क्या होती है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही होती है। इसमें कितना पाई बॉन्ड है? एक है, एक पाई बॉन्ड है। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाइयों। एक पाई बॉन्ड है तो एक तो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, ठीक है, और एक क्या होगा? पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, विपरीत बंधी। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हमको पता है कहाँ होता है? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। तो एक तो क्या बनेगा? एनर्जी लेवल, पाई बॉन्डिंग, और एक क्या बनेगा? पाई एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। ये किस में है? एथीन में। यहाँ जो वेवलेंथ आती है वो आती है 193 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य, लैम्बडा मैक्स। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि कॉन्जुगेशन के बढ़ने पर तरंगदैर्ध्य बढ़ती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है ना बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, उनके बीच में एनर्जी गैप कम हो जाता है। और एनर्जी और तरंगदैर्ध्य एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। सबसे पहली लाइन हम क्या लिखेंगे कि संयुग्मन के बढ़ने पर लैम्बडा मैक्स या तरंगदैर्ध्य का अधिकतम मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हो रहा है बंधीय से विपरीत बंधीय या बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में, उनके बीच का एनर्जी गैप कम हो जाता है संयुग्मन के बढ़ने पर। तो एनर्जी गैप कम हो जाएगा, तरंगदैर्ध्य बढ़ जाएगी। जैसे अगला एग्जाम्पल है 1,3-ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन क्या होता है? ये 1, 2, 3 और 4, इसमें 2 पाई बंद होंगे, 4 कार्बन तो ब्यूट, ठीक है, 2 पाई बंद है। तो 2 पाई बंद है तो 2 तो क्या बनेंगे? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। दो तो बॉन्डिंग, तो एक को तो पाई 1 नाम दे देते हैं और एक को दे देते हैं पाई 2। 2 बॉन्डिंग बनेंगे तो, क्योंकि एक पाई बंद का एक बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, दूसरे पाई बंद का बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, बंधी और विपरीत बंधी। 2 ही एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, तो एक को साई 3 नाम दे देते हैं और एक को साई 4। कैसे बनाएंगे? ऊपर तो किन को बनाते हैं? एंटी बॉन्डिंग को, और नीचे किन को बनाते हैं? बॉन्डिंग को। एक को तो हमने क्या नाम दिया था? पाई 1, एक को दिया था पाई 2। ये दोनों कैसे थे? बॉन्डिंग। और एक क्या था? पाई 3 और पाई 4। तो ये दोनों कैसे? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा बन गए, संयुग्मन हो गया ना इसमें, क्योंकि दो डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है, तो संयुग्मन बढ़ेगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ तो क्या हो रहा था? बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में। यहाँ कहाँ होगा? यहाँ से यहाँ होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग वाले में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल बनने की वजह से इनमें जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप कैसा हो गया? कम हो गया। और अगर एनर्जी गैप कम हो गया तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और हमको पता है 1,3-ब्यूटाडाइन में कितनी होती है? 217 नैनोमीटर होती है। तो इसकी तुलना में इसमें क्यों ज़्यादा आई? क्योंकि इसमें 4 क्या बनेंगे?
आणविक कक्षक जिसमें 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग, तो ज़्यादा आणविक कक्षक बनने की वजह से और संयुग्मन होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो रहा था, वो ये एनर्जी गैप क्या हो गया, कम हो गया। और ऊर्जा अंतर घटने की वजह से लैम्बडा मैक्स का मान क्या होगा, क्योंकि एनर्जी और लैम्बडा क्या होते हैं, तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर एक एग्जाम्पल और लूँ मैं इसमें ही 135 हेक्साट्राइन, हेक्साट्राइन 135 क्या होगा, डबल बॉन्ड पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे 1 2 3 4, पाँचवें नंबर पे, तो एक नंबर इसको देंगे 2 3 4 5, तो एक नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, 3 नंबर पे और 5 नंबर पे, टोटल कितने कार्बन है, 6। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, आप एक बात बताओ कितने पाई बॉन्ड है इसमें, देखो आप बोलेंगे सर इसमें 3 पाई बॉन्ड है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 3। एक को साई 1 नाम दे देता हूँ, एक को साई 2, साई नहीं सॉरी पाई, और साई 3, तो ये भी बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग। मतलब अगर एक पाई बॉन्ड होगा तो एक पाई बंदी है, एक पाई स्टार, 2 होंगे तो 2 पाई बॉन्डिंग 2 पाई स्टार, 3 पाई बॉन्ड होंगे तो 3 पाई बॉन्डिंग और 3 ही पाई स्टार। ठीक है, इनको 3 नाम दे दिया, 3 ही क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग, जिनको 4 5 6 नाम दे देते हैं। ये कैसे होंगे, स्टार वाले स्टार वाले स्टार वाले, तो 3 तो एंटी बॉन्डिंग है, तो 3 को ऊपर बना देंगे, और 3 क्या है, बॉन्डिंग है। ये तो क्या है, साई 1 वो पाई 1 बॉन्डिंग, ये पाई 2 बॉन्डिंग, ये पाई 3 बॉन्डिंग, पाई 4 पाई 5 और पाई 6 ये कैसे एंटी बॉन्डिंग है, क्योंकि जितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं उतने ही क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी है, बॉन्डिंग वाले में तो सब में इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसमें भी था और इसमें भी था। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है होमो से ल्यूमो, इसमें भी जहाँ इलेक्ट्रॉन होता है होमो, और जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसको क्या कहते हैं, ल्यूमो। देखो होमो से ल्यूमो में क्या है, होमो की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब बेबंदी आणविक कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉन है लेकिन उच्च ऊर्जा के हैं। अभी एनर्जी के आधार पे बना हुआ डायग्राम है ये ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ज़्यादा ऊर्जा वाला कौन, ऊपर वाला, तो उसको बोलते हैं होमो। ल्यूमो की क्या है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब कम ऊर्जा के बे एंटी बॉन्डिंग जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कम ऊर्जा का देखो, एक तो ये ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है, तो कम ऊर्जा का तो यही है ना, है कि नहीं है। अरे मुझे एक बात बताओ, दूसरा माला है, तीसरा माला है, बिल्डिंग है, और एक फर्स्ट माला है, दूसरा माला है, और एक तीसरा और चौथा है, तो हमको ईंट पकड़ानी है। दूसरे माले पे ईंट है तो डायरेक्ट चौथे पे पकड़ाएंगे कि पहले तीसरे वाले पे पकड़ाएंगे, तीसरे वाले पे पकड़ाएंगे ना, क्योंकि तीसरा वाला कैसा है, नज़दीक है, बस वही बात है। उसको क्या कहते हैं, ल्यूमो। जैसे 4 छत है ना, ऐसे 2, यहाँ ईंट है और ये 3 नंबर है, 4 नंबर है, और इन दोनों में ईंट है, तो हम ईंट कहाँ से पकड़ाएंगे, 2 नंबर से 3 नंबर पे पकड़ाएंगे ना, कि 4 नंबर पे पकड़ाएंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि ये वाला नज़दीक है, तो बस वही है। कम ऊर्जा का जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको बोलते हैं ल्यूमो, अधिक ऊर्जा का जहाँ इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं होमो। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भी है लेकिन जिसमें ज़्यादा ऊर्जा है, क्योंकि मिनिमम अंतर होगा वहीं से इलेक्ट्रॉन देंगे ना, क्योंकि हर कोई कम एनर्जी देना चाहता है, तो कम एनर्जी जाएगी। यहाँ 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन तो पाई 1 में भी, कोई बॉन्डिंग वाले में सब में इलेक्ट्रॉन होता है, तो पाई 3 में भी है, तो इसका होमो कौन सा होगा, पाई 3। अब यह 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग है, तो जो एनर्जी गैप जो है ना ये और कम हो गया, क्योंकि इसमें संयुग्मन कितना है, एक डबल बॉन्ड की वजह से इसमें देखो 3 डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो इसमें 3 पाई बॉन्ड है, उनमें संयुग्मन हो रहा है। संयुग्मन का मतलब जहाँ डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है, तो यहाँ ज़्यादा संयुग्मन होगा तो ज़्यादा एनर्जी गैप में अंतर, मतलब एनर्जी गैप कम हो जाएगा, और एनर्जी गैप ज़्यादा कम हो जाएगा तो लैम्बडा कैसी आएगी, ज़्यादा। इसकी लगभग आती है 253 नैनोमीटर। इसका होमो क्या होगा, पाई 3, और लूमो क्या होगा, पाई 4। लूमो वही लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 5 में भी नहीं है, 6 में भी नहीं है। जैसे 3 बिल्डिंग तो नीचे हैं, 3 ऊपर हैं, तो पहली दूसरी तीसरी में तो इलेक्ट्रॉन है, ईंटें हैं, चौथी पाँचवीं छठी में नहीं है, तो अब ईंट अपन को भले छठी तक पहुंचानी है, तो अपन कहाँ देंगे, तीसरे से चौथी में तो देंगे, क्योंकि जो जहाँ नहीं है, जो सबसे नीचे होगा वो 5 4 है, उसको बोलेंगे ल्यूमो। जहाँ है तीनों में है लेकिन सबसे ज़्यादा वाला कौन है, जो सबसे ऊंचाई पे होगा, क्योंकि इनका ही एनर्जी गैप कम होगा। जहाँ एनर्जी गैप सबसे कम होगा वहीं इलेक्ट्रॉन वहीं से वहीं जाएगा, जहाँ से जाता है वो होमो, जहाँ की ओर जाता है वो ल्यूमो। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
बे बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन है और उच्च ऊर्जा के, दिख रहा है उच्च ऊर्जा का ये है। बे एंटी बॉन्डिंग जो जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है वही एंटी बॉन्डिंग होती है, और कम ऊर्जा के ल्यूमो लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एनर्जी गैप सबसे कम होगा तो इसकी लैम्बडा सबसे ज़्यादा होगी। एनर्जी गैप सबसे कम होगा, कम क्यों होगा? क्योंकि इसमें 2 पाई बंद हैं जो एकांतर क्रम, मतलब तीनों पाई बंद एकांतर क्रम में है, या 2 पाई बंद एकांतर क्रम में, यहाँ कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है, इसीलिए यहाँ एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। यहाँ सीधी सी बात है, एक तो यहाँ ये बिल्डिंग है इसमें इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 2 ही हैं, तो भाई ये तो यहाँ से यहाँ पहुँचाना ही है। तो आपको पता है, वैसे भी हम जानते हैं, फ्लैट खरीदते हैं ना, तो होता क्या है फ्लैट खरीदने में, एक मंजिल का घर होता है वो तो ऊंचा बनता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी वो बढ़ती जाती है ना, तो अपन साइज़ कैसा कर देते हैं उनका, फ्लैट्स का साइज छोटा, छत ऐसी लगती है नज़दीक है, तो वही वाला हाल है कि जैसे जैसे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बढ़ेंगे एनर्जी गैप कम होता जाएगा, और बढ़ेंगे तो और कम होता जाएगा। लेकिन किन में होगा? जिनमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होंगे। और कॉन्जुगेटेड या संयुग्मित डबल बॉन्ड कौन होते हैं? जो डबल बॉन्ड कैसे क्रम में होते हैं? एकांतर क्रम में होते हैं। तो जिनमें ज़्यादा संयुग्मन, जिनमें ज़्यादा डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में, उनमें एनर्जी गैप उतना ही कम और लैम्बडा उतनी ही ज़्यादा। ये तो अपन डायग्राम बना देंगे, लिखेंगे क्या? सबसे पहले वही कि कॉन्जुगेशन के बढ़ने पर लैम्बडा मैक्स का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आणविक कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर कैसा हो जाता है? कम, कॉन्जुगेशन के बढ़ने पर। और ऊर्जा अंतर कम होने पर तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के उल्टे हैं। एग्जाम्पल लेंगे, आप बोलेंगे कि एथीन में 1 पाई बंद होता है, किसी भी प्रकार का संयुग्मन नहीं होता, तो तरंग दैर्ध्य का मान कम आता है। 1,3-ब्यूटाडाइइन में 1 पाई बंद की वजह से संयुग्मन होता है, तो उसके लिए इसकी तुलना में कैसा आता है? तरंग दैर्ध्य का मान ज़्यादा आता है, क्योंकि एनर्जी गैप कम होता है। और 1,3-हेक्साट्राइन में 3-3 पाई बंद एकांतर क्रम में है, तो 3-3 पाई बंद एकांतर क्रम में होने की वजह से एनर्जी गैप बहुत कम हो जाता है, जिससे तरंग दैर्ध्य का मान सबसे ज़्यादा आता है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है उच्च ऊर्जा के बंदी आणविक कक्षक वो क्या कहलाते हैं? होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और निम्न ऊर्जा के एंटी बॉन्डिंग या विपरीत बंदी, जिनमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है और जा रहा है, वो क्या कहलाते हैं? ल्यूमो कहलाते हैं। ठीक है, तो 1,3-ब्यूटाडाइइन में होमो कौन है? पाई 2, और ल्यूमो कौन है? पाई 3। जबकि 1,3,5-हेक्साट्राइन में कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? 6, क्योंकि 3 पाई बंद हैं, तो 3 तो बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग वाला कौन सा होगा? पाई 3, और एंटी बॉन्डिंग जस्ट उसके ऊपर वाला पाई 4। ठीक है, तो आप ये ऐसे लिख देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, शायद 5 या 3 नंबर में ये आता है, तो आप इसको लिख लो। लैंग्वेज वीडियो को रोक करके अपने मन से भी लिख सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा आपको मैं यूनिट के नोट्स भी दूँ, और आपको ऐसे लिखना है। देखो, रटो मत, समझो कि हमको लिखना क्या है, बस ये बात याद रखनी है। संयुग्मन के बढ़ने पर तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप कम हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेंगे, एग्जाम्पल में एथीन में भाई कोई संयुग्मन नहीं होता, तो तरंग दैर्ध्य का मान कम होता है, क्योंकि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी गैप ज़्यादा। 1,3-ब्यूटाडाइइन में संयुग्मन होता है, 1 पाई बॉन्ड और आ जाता है। संयुग्मन कब होगा? जब पाई बंद एकांतर क्रम में होंगे, तो एनर्जी गैप इसकी तुलना में थोड़ा कम हो जाता है, तो इसकी तुलना में वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य का मान थोड़ा कैसा आता है? ज़्यादा। 1,3,5-हेक्साट्राइन में और ज़्यादा संयुग्मन है, क्योंकि 3-3 पाई बंद है, तो एनर्जी गैप 1,3-ब्यूटाडाइइन की तुलना में और कम हो जाता है, तो इसके तरंग दैर्ध्य के मान सबसे ज़्यादा प्राप्त होते हैं। जितना ज़्यादा संयुग्मन उतना ज़्यादा तरंग दैर्ध्य का मान, क्योंकि जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है जहाँ की ओर, उनके बीच में एनर्जी गैप कैसा हो जाता है? कम। और एनर्जी गैप कम तो तरंग दैर्ध्य का मान ज़्यादा। आप इसको लिख लो, वीडियो को रोक रोक करके लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, फिर मैं अगले टॉपिक की बात करूँ। देखो, एक और टॉपिक है बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ, इसको अवशोषण का नियम भी कहते हैं। ये पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको इस लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप देखो है क्या ये, पहले समझो इसको। ये कोई नली है, इसमें कोई अवशोषक पदार्थ मिला है। ठीक है, क्या लैंग्वेज है कि जब किसी एक वर्णीय प्रकाश किरण पुंज को, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उसको किसी अवशोषक पदार्थ जैसे इसमें भरा हुआ है, कोई भी डाइल्यूट मतलब तनु मतलब पतला, गुजारा जाए, तो उस विलयन की प्रकाश की जो विकिरण है उसकी जो दूरी है वो तय की गई दूरी है, वो की क्या है? प्रारंभिक तीव्रता और विलयन की सांद्रता की क्या होती है? समानुपाती होती है। या क्या कह सकते हैं कि जो प्रकाश गुजर रहा है इस पदार्थ में होगा, जैसे कोई एक वर्णीय प्रकाश किरण पुंज का अंदर एक सिंगल लाइट आ रही है, तो मैंने इसकी डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके L तक, और इसकी तीव्रता क्या है? I, और इसकी सांद्रता क्या है इस विलयन की? C। तो अगर इसकी जो ये तय की गई जो दूरी है वो इसकी तीव्रता और सांद्रता की क्या होगी? समानुपाती होगी। या
जब ये लाइट गुजरेगी और क्रॉस होगी तो कुछ ना कुछ इस लाइट की उसमें इंटेंसिटी में कमी आएगी। तो क्या बोलेंगे हम कि जब किसी एक वर्णीय प्रकाश किरण पुंज को किसी अवशोषक पदार्थ के विलयन में से गुजारा जाता है, तो एक परिभाषा और हम क्या बोल सकते हैं कि इस अवशोषक पदार्थ के विलयन में से गुजारा जाए तो उस विलयन की विस्थापित विकिरण की तीव्रता, कि जब यहाँ से विस्थापित होगी तो उसकी तीव्रता या उसमें जो कमी है वो उसकी प्रारंभिक तीव्रता और सांद्रता के क्या होगी, समानुपाती होगी। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि माना विस्थापित विकिरण की तीव्रता क्या है, डी आई, क्योंकि कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हुआ है। दूरी क्या है, एक्स डिस्टेंस तय की है, ठीक है। ये टोटल कितना मान रहा है, एक्स 0 से लेके एल तक है, लेकिन टोटल कितना है, एक्स है। सांद्रता क्या है, सी। तीव्रता क्या है, आई। तो इसमें कमी हुई है तो कमी के लिए किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। विस्थापित तीव्रता दूरी के साथ जो कमी हुई है वो उसकी जो वास्तविक तीव्रता है आई, और सांद्रता उसके क्या होती है, समानुपाती होती है। यही तो बोल रहा है। अब क्या करेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे। माइनस का चिन्ह क्यों हटाया, क्योंकि तीव्रता में, विस्थापित तीव्रता में क्या हुई है, कमी हुई है, क्योंकि इसमें से गुजरेगी तो कुछ ना कुछ तो कमी होगी, उस तरफ दिखेगी। तो डी आई अपॉन डी एक्स, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के आई सी। आई को उधर ले आओ, डी एक्स को इधर पहुंचा दो तो क्या आएगा, डी आई अपॉन आई आई बराबर के सी डी एक्स। सी को आगे रख लो, डी एक्स। अगर दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये आगे इसके लग रहा, इसको हम दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। ये कैसे आया, ठीक है। विस्थापित तीव्रता में कमी, दूरी के साथ उसकी जो वास्तविक तीव्रता आई और सांद्रता के समानुपाती। यहाँ जो के है वो एक कांस्टेंट है, के को बोलते हैं मोलर अवशोषणक, मोलर एब्जॉर्बेंस, मोलर अवशोषणक, ठीक है। इसको मैंने डाल दिया समीकरण नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 का समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन, और लिमिट लगा देंगे। कहाँ, दूरी की लिमिट तो लगा देंगे 0 से लेके एल तक। कैसे, ये ऊपर ले रहा हूँ मैं अब, है ना, यहाँ से ऊपर ले रहा हूँ। प्रारंभिक तीव्रता आई नॉट, और लिमिट लगा दी आई नॉट से आई की, भी तीव्रता इतनी थी और फिर इतनी हो गई अधिकतर। क्या दे रखा है, डी आई अपॉन आई। समाकलन में लिमिट लगा देना, बायो वाले बच्चे थोड़ा समझ लें, ठीक है, कि आई नॉट से आई, जैसे यहाँ थी आई नॉट और यहाँ आई, तो कहाँ से कहाँ तक परिवर्तित होती है, इसको लिमिट कहते हैं। डी आई अपॉन आई तो है ही, बराबर माइनस के कांस्टेंट है। सांद्रता भी निश्चित होगी क्योंकि अवशोषक पदार्थ विलयन के रूप में लिया है तो फिक्स सांद्रता होगी, 1 मोलर है, 2 मोलर है। कांस्टेंट का समाकलन से बाहर निकाल लेते हैं कांस्टेंट को, माइनस का चिन्ह भी है। माइनस क्या है, डी एक्स। दूरी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके और एल तक। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई अपॉन आई नॉट बराबर माइनस के सी, और ये क्या, डी एक्स। तो ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, तो ऊपर वाली क्या एल, नीचे वाली तो 0, तो क्या आ जाएगा, एल ही आ जाएगा इसमें, तो माइनस के सी एल, ठीक है। यहाँ एल एन का साइन लगेगा, एल एन, और एल एन को जब लॉग में चेंज करते हैं, किससे गुणा करते हैं, 2.303 से, 2.303 लॉग, एल एन बराबर 2.303 क्या होता है, लॉग होता है। तो ये क्या आएगा, 2.303 लॉग आई अपॉन आई नॉट बराबर माइनस के सी एल। 2.30 को इधर पहुंचा दो तो ये क्या आएगा, लॉग आई अपॉन आई नॉट बराबर माइनस के अपॉन 2.303 सी एल आएगा कि नहीं आएगा। अभी जो ये है ना लॉग आई अपॉन आई नॉट, इसको एक सिंबल दिया गया है ए, क्या दिया गया है, ए दिया गया है, इसको ए माना गया है पूरे को, लॉग आई अपॉन आई नॉट उसको क्या माना गया है, ए। और जो माइनस के अपॉन 2.303 इसको माना गया है एप्सिलॉन।
मोलर अवशोषणकता कहते हैं इसको, मोलर अवशोषणकता, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, और इसको कहते हैं अवशोषण गुणांक। ए को क्या बोला गया है? एब्जॉर्बेंस कॉफिशिएंट, अवशोषण गुणांक। लोग आई अपॉन आई नेट को तो क्या मान लिया है? ए, और इसको मान लिया एप्सिलॉन। तो क्या आ जाएगा? ए बराबर, इसको कर देता हूं मैं ए, तो ए बराबर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन CL। यही क्या होता है बीयर्ड-लैम्बर्ट का। ए क्या है यहाँ? अवशोषण गुणांक। सी क्या है? मोलर अवशोषणकता, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। ए बराबर क्या होता है? लॉग आई अपॉन आई नॉट, और एप्सिलॉन बराबर क्या है? माइनस के अपॉन 2.303। आया कैसे? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? यहाँ से। तो ये डायग्राम बना देंगे कि भाई जो तय की गई दूरी है तीव्रता की डी आई अपॉन डी एक्स, ये इसकी तीव्रता और इसकी प्रारंभिक जो भी सांद्रता है, सांद्रता निश्चित है, कांस्टेंट है। फिर इसका क्या समाकलन कर देंगे, लिमिट कहाँ से? आई, प्रारंभिक तीव्रता आई नॉट, और यहाँ जा कर के चेंज हो गई आई। तो जहाँ से शुरू है वहाँ से ख़त्म, डिस्टेंस हुई जहाँ से शुरू है वहाँ पे ख़त्म, तो जीरो से एल। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आया? ये आया। एल एन को लॉग में चेंज करते हैं, 2.303 लॉग कर देंगे, तो 2.303 लॉग आई अपॉन आई नॉट माइनस के अपॉन 2.30 को एप्सिलॉन मान लिया, लॉग आई अपॉन आई नॉट को क्या मान लिया? ए। तो ए बराबर एप्सिलॉन CL। यही क्या है? बीयर्ड-लैम्बर्ट का रूल है। आप इसको लिख लो, आपको मिल जाएंगे सारे नंबर, ठीक है। देखो मोलर अवशोषणकता क्या होती है कि सी अवशोष, कोई पदार्थ के जो मॉलिक्यूल हैं अवशोषक पदार्थ की, उसकी जो अवशोषक पदार्थ की जो विकिरण है, विकिरणों की जो तीव्रता उसको अवशोषित कर रहे हैं, उसकी मात्रा को प्रदर्शित जो करता है वो मोलर अवशोषणकता, जिसको हमने ये बोला था ना एप्सिलॉन। मैंने डेफिनेशन में लिखी, किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा अवशोषित हुए विकिरणों की तीव्रता को, किसी पदार्थ के अणु हैं, कोई जो पदार्थ भरा हुआ है उसमें, उसके द्वारा अवशोषित हुए विकिरणों की जो तीव्रता है, अवशोषित होगी तभी तो कमी हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? हमारा क्या फॉर्मूला आया था? ए बराबर एप्सिलॉन CL। यही आया था कि नहीं आया था? ए की वैल्यू बताऊं वापस से कि याद है? क्या है? लॉग आई अपॉन आई नॉट, ये हमने पढ़ा है, आना चाहिए, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। और एप्सिलॉन बराबर क्या है? माइनस के 2.303, ये हमने पढ़ा है अभी। तो ऐसे एप्सिलॉन बराबर क्या आ जाएगा? ए अपॉन CL। कभी कभी इस पे क्या आ जाता है? न्यूमेरिकल आ जाता है, इस पे कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाता है, BSc में तो शायद ना आए। तो मोलर अवशोषणकता की परिभाषा क्या है? किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा जो अवशोषित हुई विकिरण है उसकी तीव्रता को प्रदर्शित करने वाली यूनिट क्या कहलाती है? मोलर अवशोषणकता कहलाती है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कहलाती है। यहाँ ए क्या है? अवशोषण गुणांक, सी क्या है? उस विलयन की सांद्रता, और एल क्या है? तय की गई दूरी। तो तीनों दे देगा और आपसे एप्सिलॉन पूछ लेगा। तो एप्सिलॉन होती क्या है? मोलर अवशोषणकता होती है। ए बराबर, इसीलिए हमारा बीयर्ड-लैम्बर्ट का लॉ था, यही तो था, ए बराबर एप्सिलॉन CL, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आती है हम पढ़ चुके हैं, एप्सिलॉन बराबर क्या था वो हम पढ़ चुके हैं, कैसे लाया था हमने अभी पिछली में ही पढ़ा है, पिछली स्लाइड में ही। तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके क्या क्या अनुप्रयोग है, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोगों के बारे में। देखो ये लास्ट टॉपिक है यूवी एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, इसके क्या क्या एप्लीकेशन अनुप्रयोग है। तो उसको रटना नहीं है, मन से लिखना है, मैंने तो कभी याद नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन फंक्शनल ग्रुप या बोले क्रोमोफोर की जानकारी देती है, ये देती है ना कि कौन सा क्रोमोफोरिक समूह होगा, कौन सा नहीं होगा। इसमें लैंग्वेज अपने मन से लिख सकते हैं कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम किसी भी क्रियात्मक समूह को पहचान सकते हैं, उसकी क्या वैल्यू देख करके, उसकी लैम्बडा मैक्स का मान देख करके, कि भाई इतना लैम्बडा मैक्स का मान आ रहा होगा तो उसका क्या होगा, उसमें ये क्रियात्मक समूह होगा या ये क्रोमोफोर होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से किसी भी क्रोमोफोर या क्रियात्मक समूह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उसके तरंग दैर्ध्य को मान को देख करके। जैसे किसी का लैम्बडा मैक्स का मान 165 से कहाँ आया, 170 नैनोमीटर के बीच आया, तो हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ क्या होगा, वहाँ पर एक डबल बॉन्ड जरूर होगा।
क्योंकि एथीन के लिए ही तो प्राप्त होता है। एक डबल बॉन्ड का मतलब ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एग्जाम्पल के हम इसमें लिख देंगे। सेकंड देखो, जैसे संयुग्मन का विस्तार, संयुग्मन का विस्तार हुआ कि नहीं हुआ है उसकी जानकारी हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से ले सकते हैं। कैसे कि भाई अभी अभी हमने पढ़ा था, इसकी सहायता लिखेंगे क्या लैंग्वेज कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से संयुग्मन के विस्तार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसे एग्जांपल लिख देंगे इसमें आप कि जो एथीन है, एथीन क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक होता है 1,3 ब्यूटाडाइन। एग्जांपल ऐड कर देंगे। 1,3 ब्यूटाडाइन क्या होता है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड, 4 कार्बन हो गए। इसके लिए तो लगभग क्या आता है 170 नैनोमीटर के आसपास, एग्जैक्ट याद नहीं करना, 170-72, और उसके लिए क्या आता है 270 नैनोमीटर के आसपास तरंग दैर्ध्य का मान। तो इनसे क्या पता चला कि तरंग दैर्ध्य का मान बड़ा है, तो मतलब संयुग्मन हुआ है, वैसे तरंग दैर्ध्य के मान में क्या हुई है, वृद्धि हुई। तो आप ऐसे लिख देंगे, कोई संयुग्मन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसे एथीन में तरंग दैर्ध्य का मान 170 नैनोमीटर, क्योंकि कोई संयुग्मन नहीं है, इसमें एक पाइबंद एक्स्ट्रा आ गया, संयुग्मन है तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो गया, बढ़ गया। या तीसरा और क्या बोल सकते हैं, 2 हो गए, इन दोनों को लिख लो वीडियो को पॉज करके, लैंग्वेज अपने मन से लिखनी है। देख तीसरा देखिए, संयुग्मित और असंयुग्मित डाइनों में अंतर। कैसे? तीसरा कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड। हिंदी में क्या बोलेंगे, संयुग्मित और असंयुग्मित डाइन में अंतर। डाइन का मतलब जिनमें 2 डबल बॉन्ड है, 2 द्विबंध हैं। एग्जाम्पल लिख देंगे भैया, इसकी सहायता से संयुग्मित और असंयुग्मित डाइनों में अंतर किया जा सकता है। जिनमें डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है वो तो कॉन्जुगेटेड संयुग्मित, और जिनमें एकांतर क्रम में नहीं है वो असंयुग्मित। जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन, उसके लिए कितनी वैल्यू आती है 217, क्योंकि वो कैसी है, संयुग्मित है। 1,4 पेंटाडाइन, 1,4 पेंटाडाइन क्या होगा, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5, 1 2 3 4 और 1 नंबर और 4 नंबर पे डबल बॉन्ड है। टोटल कार्बन कितने, पेंटा मतलब 5 है। तो इसमें संयुग्मन है क्या, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में नहीं है। तो इसके लिए लैम्बडा मैक्स का मान लगभग 217 नैनोमीटर आता है, और इसमें लगभग आता है 175 से 176 नैनोमीटर के आसपास। जबकि 2 डबल बॉन्ड तो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा क्यों आया, क्योंकि संयुग्मित डाइइन है, और संयुग्मन के बढ़ने पर तरंग दैर्ध्य मान बढ़ता है। आप इसमें लिख देंगे इसमें संयुग्मित डाइइन नहीं है, इसीलिए तरंग दैर्ध्य का मान कैसा आता है। तो इसकी सहायता से हम संयुग्मित और असंयुग्मित डाइनों में अंतर कर सकते हैं। लास्ट और है कि ज्यामिति समावयवी नहीं होते क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्यामिति समावयवियों में अंतर। एक बुक आज चलती है CBH की सेकेंड ईयर, उसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है स्टील बीन का करके, ठीक है, स्टील बीन का करके एक एग्जाम्पल दे रखा है। क्या क्या होता है स्टील बीन कि जो सिस फॉर्म होती है, तो बेंजीन वाले जुड़ी रहती हैं, ऐसे सेम तरफ होंगी तो सिस फॉर्म होगी। ये इसकी कौन सी फॉर्म है, सिस, और ऐसी ट्रांसफॉर्म क्या बनेगी, C डबल बॉन्ड C। एक बेंजीन वाले को लगा दो इधर और एक को लगा दो इधर, कोई कार्बन 4 बंद बनाता है ना, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर लगा दो अपोजिट साइड। तो ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांस। तो ज्यामिति समावयवियों में अंतर, ज्योमेट्रिकल का मतलब ज्यामिति समावयव में अंतर कर सकते हैं। किस आधार पर कर सकते हैं, आप लिखोगे कि ज्यामिति समावयव में अंतर कर सकते हैं। और ट्रांस समावयवियों की लैम्बडा मैक्स कैसी होती है, सिस से ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि सिस में क्या है, समान समूह समान तरफ होते हैं, जिससे इन दोनों में क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है, रिपल्सन लगता है। और रिपल्सन लगने की वजह से एनर्जी क्या हो जाती है, कभी भी जब रिपल्सन होता है तो एनर्जी हमेशा बढ़ती है। लड़ाई होती है जब गुस्सा बढ़ता है ना, तो वही वाला हाल है।
बाइफर्थिकेशन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्बडा का मान कैसा हो जाएगा, कम आ जाएगा। तो सिस समावयवी की लैम्बडा का मान ट्रांस की तुलना में कैसा आता है, कम आता है। ठीक है, तो ये 4-5 अंतर हम लिख सकते हैं ऐसे करके। तो हमारा यहाँ पे जो यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो तो खत्म होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आईआर के लेक्चर लेंगे। ये दोनों एक यूनिट में है सेकंड ईयर में स्पेक्ट्रोस्कोपी में, एक पार्ट तो यूवी एंड विजिबल है और एक है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़िए और खुद नोट्स लिखने का प्रयास करिए। मैं प्रयास करूँगा आपको, मैं भी नोट्स दे सकूँ। अजय अकेडमी आपके पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है, बस आपको भी सपोर्ट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और लोगों तक पहुंचाना है कि भाई फ्री में भी कोई इतनी नॉलेज दे सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।